तो जय हिंद फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पेज यानी पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में क्या गिवन है? पेज नंबर 13 में हमको धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक, मिश्रण, फिर मिश्रणों के बारे में पढ़ना शुरू कर देना है। तो मेनली इस पेज में हम मिश्रण पढ़ेंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे तत्व के प्रकार हो जाएंगे, धातु और उपधातु। यौगिक के बस 2 पॉइंट है और मिश्रण के लगभग 2 पॉइंट है। मिश्रण के पृथक्करण की विधियां और मिश्रण के प्रकार, तो सबके 2 पॉइंट है। तत्व, यौगिक, मिश्रण सबके 2 पॉइंट है। यौगिक थोड़ा सा है, मिश्रण थोड़ा डिटेल में है, और तत्व भी ठीक ठाक। ठीक है, डिटेल तत्व की डिटेल भी ठीक ठाक। देखते हैं कि धातु के और क्या क्या गुण होते हैं, फिर उपधातु पढ़ेंगे, और फिर अधातु पढ़ेंगे, उपधातु पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ 3 पॉइंट, तो ये है, इनमें विशेष धातु चमक होती है। धातु में ये तो सिर्फ पढ़ना भर है, धातु, अधातु और उपधातु, ये तो सिर्फ पढ़ना भर है। पढ़ोगे तभी पता चल जाएगा कि ये धातु की प्रॉपर्टी होती है, ये अधातु की होती है, और उपधातु की दोनों की मिलीजुली होती है। ठीक है, तो ये धात्विक चमक होती है, इनमें ऊष्मा और विद्युत के दोनों के सुचालक होते हैं, है ना, जैसे कि सोना, चांदी, ये सब इसके उदाहरण होते हैं, और एल्यूमिनियम वगैरह, ये तो जानते हैं पर। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर संभाग मिश्रण बनाती है, जैसे मिश्र धातु कहते हैं। धातुएं पारे में घुलकर अमलगम बनाती है ना। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, जिंक और टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऐसे, जैसे पारे पर मिलाने में अमलगम हो जाती है, और ऐसा मतलब कुछ पॉइंट है। ऑक्साइड के साथ क्षारीय, एल्यूमिनियम, जिंक के टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड, अमलगम, है ना, और मिश्र धातु, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा पता हो तो ठीक है। बाकी कौन सा था, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 पॉइंट पढ़ने के साथ अपन आते हैं अधातु। तो अधातु में वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणात्मक बनाने की प्रवृत्ति होती है। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक बनाने की प्रवृत्ति, तो वे अधातु क्या होती है? देखो, अ यानी अपोजिट, और ऋणात्मक भी उल्टे का प्रतीक बना है ना, तो ये क्या करते हैं? ऋणात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, माइनस करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु 3 अवस्थाओं में होते हैं, सल्फर, ठोस, ब्रोमीन द्रव और ऑक्सीजन गैस। ये गैस, द्रव और ठोस 3 अवस्थाओं में होती है। कौन सी? क्या? अधातु। लेकिन उनके आगे कुछ ना कुछ लगा हुआ, जैसे गैस के आगे ऑक्सीजन लगा है, ठोस के आगे सल्फर लगा हुआ है, द्रव के आगे ब्रोमीन लगा हुआ है ना। तो इस तरीके से अपने सल्फर, ब्रोमीन, ठोस, द्रव और गैस, ठोस है फिर द्रव फिर गैस, सल्फर है, ब्रोमीन है और ऑक्सीजन, रिवर्स चल रहा है, ठोस, द्रव, और यहाँ पे भी सल्फर, ब्रोमीन और ऑक्सीजन, ऐसे ध्यान रखिए। निम्न गलनांक और निम्न घनत्व होता है इनका, दोनों चीज़ें निम्न होती है। कोई 2 चीज़ें हैं जो डाउन होती है, इनमें विशेष चमक नहीं होती है, कुछ खास, है ना। ग्रेफाइट है, हीरा है, आयोडीन, ये धातु की कैटेगरी, उदाहरण दें। ऊष्मा और विद्युत की प्राय कुचालक होते हैं, ये इनको ट्रांसफर नहीं कर पाते, ना तो गर्मी को कर पाते, ना ही बिजली को कर पाते। सामान्य मिश्र धातु वो अमलगम नहीं बनाती, मिश्र धातु वो अमलगम, देखो अधातु पढ़, लेकिन मिश्र धातु का भी जिक्र है, अमलगम नहीं बनाती। इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, जबकि उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं धातु। तो यहाँ भी हमको अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिले, जैसे अमलगम वहाँ ऊपर पढ़ा था वो, जैसे वो अम्लीय होते हैं तो क्षारीय होते हैं, है ना। ऑक्साइड क्या होते हैं? सॉरी, क्षारीय होते हैं। और तो हमको है ना यहाँ वहाँ से कुछ पॉइंट कॉमन करके मिल जाएंगे, अमलगम वाला मिल जाएगा, क्षारीय वाला मिल जाएगा। मिश्र धातु बनाते, तो मिश्र धातु का भी कुछ आया था ना यहाँ पे, देखो ये हो गया, अम्लीय हो गया, और एक अपने ये 3 पॉइंट हो गए ना अपने कॉमन। मिश्र धातु वो अमलगम नहीं बनाते, तीनों कॉमन पॉइंट हमको यहाँ अच्छे से मिल गए। अब जो इतर बातें हैं, इन तीनों पॉइंट के अलावा जो इतर बातें हैं यहाँ जो अलग जो नहीं है उनको कवर करते हैं बस। एक तो अपने ठोस, द्रव और निम्न है ना, और एक ऋणात्मक है, और एक और घनत्व है। तो कुल मिला के एक पॉइंट ध्यान रखो, उसमें तो वो तीनों जो अवस्थाएं होती है, और इसके ऊपर कुछ है और इसके नीचे कुछ हल्का हल्का से ऋणात्मक है, और नीचे क्या घनत्व, धनात्मक घनत्व अपने प्लस होता है। तो ये अपने दोनों पॉइंट अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपन उपधातु। ओके, ध्यान रखेंगे कि बस इतना ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, अधातु में, इसमें धातु में और अधातु में। अब आते हैं उपधातु। उपधातु क्या करती है? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑक्सीजन, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, पॉलीनियम, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। तो ABCD बना लो, A B, है ना, ये A B हो गया, C नहीं है, D नहीं है,
फिर क्या है पी एस पी, फिर क्या है टी एस पी, ए बी अब ए टी एस पी एस पी जी, ठीक है। अब टी एस पी जी, टी एस पी के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उनके नाम को भी सम्मान से लेना चाहिए, जी लगाकर। अब टी एस पी से अपने तो ध्यान रखो, फिर थोड़ा सा पढ़ लो। ए से अपने क्या है, ए से एंटी मनी, ए से एस्टोसिन, बी से देखो एंटी एस टी एंटी एस्टे बोरो, टी से पेल्यू स से सिली, है ना, पी से पोलो, जी से जर्मेनियम, ए से एंटी, है ना, एंटी एस्टे 8 से तो A3 है। ये हमने पढ़ लिया। उपधातु, ये तीनों क्लियर हो गए, धातु अधातु धातु, ये तीन हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। अब आते यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं, तो वे शुद्ध पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होता है, जैसे तत्व एक निश्चित परमाणु के क्रमांक से मिलकर बने होते हैं, है ना, तो जो एक या अधिक तत्वों के, और ये क्या होते हैं, तत्वों के एक नियमित क्रमांक से मिलकर बने होते हैं। तत्व किससे मिलकर बनते हैं, तत्व परमाणु के नियमित क्रमांक से, और यौगिक जो है वो तत्वों के नियमित क्रमांक से मिलकर बने होते हैं। यही है ना, तत्वों के परमाणु के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयुक्त बनते हैं। हाँ वही बात है, यौगिक कहलाते हैं, है ना। जैसे जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। यौगिक के गुणधर्म उन परमाणुओं से अलग होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है। यानी यौगिक जो है वो ना तो H की क्वालिटी रखता है ना O की क्वालिटी रखता है। H हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है, इन दोनों से इसकी क्वालिटी जुदा होती है जिनसे मिलकर वो बना होता है। इन दोनों से अलग होते हैं इसके गुणधर्म। तो ये हो गया अपना यौगिक। अब बचते हैं मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है, देखो मिश्रण के प्रकार समांगी उष्मांगी, बहुत ईजी से। मिश्रण की पृथक्करण की विधियां है रवाकरण, आसवन और प्रभाजन। देखो रवाकरण किसको कहते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया ले ले तो हम लोग को पता चल जाए। समांगी उष्मांगी मिश्रण तो एक परिभाषा में बात बन जाएगी। आसवन विधि आसवन विधि यानी कि गर्म करना, तो ये अपने क्लियर हो गया। प्रभाजी आसवन में प्रभाजी आसवन से अपन है ना, जो पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, ये अपन धरती से निकालते हैं ना, तो ये प्रभाजी आसवन विधि से निकालते हैं। विधि तो नहीं बता रखी है ना, लेकिन लगभग वही विधि है, पानी गर्म करने वाली। आसवन विधि वाष्प वाली विधि, वैसी लगभग। रवाकरण विधि को अपन देखें, एक मूल को और पकड़ने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है, पहले मिश्रण को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर नीचे वाला पदार्थ, मतलब इसमें जो पदार्थ मौजूद है वो नीचे बैठ जाता है, और फिर ऊपर का छान के अलग कर देते हैं, नीचे वाला जमा हुआ पदार्थ अलग हो जाता है। देखो ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ रवा के रूप में जम जाता है, इसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हुई, ये अलग है। ये किसी मतलब चीज को वैसा कैसा रख देना, स्थिर रख देना जिससे पदार्थ नीचे जम जाता है, और ये गर्म कर देना जिससे नीचे पदार्थ बच जाता है, जिससे पदार्थ नीचे बच जाता है। और ये पेट्रोल वाली विधि। समांगी मिश्रण, उष्मांगी मिश्रण। तो समांगी जो मिश्रण होते हैं वो समांगी मतलब ऐसे घुल जाते अलग नहीं कर पाते, जैसे कि दूध में चीनी का घुल जाना, दूध में पानी का घुल जाना। उष्मांगी मिश्रण, दूध में कोई सिक्का गिर गया, ये उष्मांगी मिश्रण। जल और तेल का मिश्रण साफ साफ अलग दिखाई देता है, तेल व रेत व जल साफ साफ अलग दिखाई। तो ये हम लोग को सबके कौन सा पता चल गया, ये समझो, याद हो गया अपना पूरा पेज। अब हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ याद करना है, मिश्रण को याद करना है। तो मिश्रण में हमको है ना काफ़ी पॉइंट है, मेनली तो 3 ही पॉइंट है, ये सब उदाहरण है। मेनली तो 2 ही पॉइंट है, 1 2, फिर तो सब उदाहरण। तो मिश्रण क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व भी मिल सकते हैं, तत्व वाला भी मिश्रण होता है, और यौगिकों वाला भी मिश्रण होता है, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात में, कोई निश्चित अनुपात नहीं है, तत्व कभी 2 तो कभी 3 ले लिए, यहाँ कभी यौगिक लिए तो कभी 3 तो कभी 5 लिए, है ना। तो अलग अलग अनुपात में जब तत्व को
यौगिक योगों को मिलाया जाता है तो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान होते हैं और इन्हें भौतिक विधि में पता है। मिश्रण में क्या होता है कि जो भी तत्व मिले हैं ना, उन दोनों के गुण विद्यमान है। ऐसा नहीं कि उन दोनों के मिलने से उनके गुण युक्त हो गए, और जो भी यौगिक को मिले ना उन दोनों के गुण दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि यौगिक और यौगिक के मिलने से गुण धर्म अलग हो गया, ये होता है यौगिक में, है ना, ये मिश्रण में नहीं होता है। पढ़े आप? देखो, ठोस का मिश्रण सीमेंट और पीतल मिला लो। ठोसों का मिश्रण आप कुछ भी मिला लो, कीले मिला लो और सिक्के मिला लो, कीले और सिक्के। ठोस और द्रव का मिश्रण आप दूध में सिक्का डाल दो, चीनी विलेन, नमक विलेन, समुद्री जल, शरबत, ठोस और द्रव, पर ऐसे कि घुल जाए तो आप दूध में आप सिक्का में डाल, दूध में शक्कर डाल दो। ठोसों का मिश्रण आप सीमेंट और पीतल। फिर है द्रव का मिश्रण, दूध में पानी मिला ले। फिर द्रव और गैस का मिश्रण, गैस मिला सकते हैं क्या अपन पानी में? कैसे मिला सकते हैं? सोडा वाटर, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ सोडा वाटर। हो सकता है कि उस सोडे वाले पानी में कुछ गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा मिली हुई रहती है ना, बोतल खोलते तो अजीब से झाग निकलते हैं, है ना, तो ये गैस मिला रखी है उसमें पानी में। अब द्रव का मिश्रण, गैस का मिश्रण, गैस और गैस कब मिलती है, किसमें मिलती है? भाप, अंगार, गैस। कब मिलती है? कोल गैस। कोल गैस इसका उदाहरण है। पूछे तो अपने को तो ये बता देना कि कोल गैस, गैस और गैस का उदाहरण। और ठोस गैस का धुआं, कार्बन प्लस। देखो, ठोस और गैस, हमने कहा था कि ठोस गैस में यानी पानी में, हवा में आपको कुछ मिलाना है तो कैसे क्या मिला सकते हो आप हवा में? किसके? धूल के कण, तो ये हो जाएगा धुआं, है ना, तो धुआं है। वायु पर कार्बन कण है, तो एक एक को समझते हुए चल रहे हैं अपन, एक एक को समझते चल रहे हैं। और देखो, गैस, ठोस और द्रव, इन तीनों को बताया। कोका कोला, लेमन, कोका कोला में तीनों कैसे होते हैं मुझे भी नहीं मालूम। देखो, हाँ देखो, द्रव्य तो है, ये तो है, गैस तो है, गैस में क्या है? एक द्रव भी मिला हुआ है, द्रव है पानी, उसमें क्या मिली हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। और ठोस कैसे है ये पता नहीं चल रहा मुझे अभी। ये तो पता चल गया हमको, जो बाहर से पीते हैं उनमें और जल होता है, फिर अपन कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो वो जल और मतलब कि जल यानी कि द्रव और गैस यानी कि गैस, ये हो गया। लेकिन ठोस कैसे ये पता नहीं चल रहा। देखो, वायु किस का? वायु भी यही उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है, तो वायु उदाहरण का। इस्पात यानी क्या होता है? स्टील, तो स्टील भी किसका उदाहरण है? मिश्रण का, उसमें सारी चीजें मिली होती है। तो हमने ना मिश्रण को पढ़ा तो है ही, सही परिभाषा तो पढ़ी है हमने, सारे कॉन्सेप्ट मिला के देख लिए कि गैस, ठोस, ऐसे भी कुछ आया क्या? लेकिन पहले अपन खुद से तो दोहरा है, मतलब ये तीनों कब मिलते हैं, और एक वायु है, इस्पात है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे पानी में, जैसे कि अपने क्या कहते हैं उसको, लिक्विड में, द्रव में गैस कब मिलता है ना, ठोस में कब मिलती है, द्रव कब मिलता है, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं। तो इनको थोड़ा सा अपन व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से है ना। देखो, ये तो अपने हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं, देखिए कितने बजे अपने तीनों का आउटपुट, ठोस का, गैस का और द्रव का, हाँ ऐसे भी होगा, ठीक है। तीनों का अपने आप से भी होगा, ठोस, द्रव, गैस, और तीनों का एक साथ, ये हो गया एक फॉर्मेट, तो ये बन गया। फिर मिक्सअप आप किस को करोगे? 1 2 3, बस 3 आपको मिक्स करने, एक बार सब में आपको ये मतलब कुल मिला के अब इन तीनों को अलग अलग तरीके से जोड़ना है। एक बार इसको इससे मिला दो, है ना, ये हो गया 1 पेयर। एक बार इसको इससे मिला दो, ये हो गया 2 पेयर। अब इसको इससे मिला दो, ठीक है, यानी ये दोनों और ये दोनों, है ना। और क्या बच गया? देखो, ये मिल गया इसके साथ 1 पेयर, तो ये मिल गया, फिर ये मिल गया इसके साथ, और फिर ये दोनों बन गए ना। ऐसे ही है क्या? देखो गैस और ठोस है क्या? हाँ है। फिर ठोस और द्रव है क्या? हाँ है। फिर गैस और द्रव है क्या? हाँ है। बस, तो फिर हो गया सारा कुछ। ये फॉर्मेट समझ आ गया? बस ये फॉर्मेट बता, सबके उदाहरण पता कर लो, एक एक के। तीनों का ये है, अपने अपने का पता कर लो। ठोस का हो गया सीमेंट और पीतल। द्रव का देख लो, द्रव में दूध से पता चल गया। हवा का देख लो, ये अपने गैस का क्या है? कोल गैस का देखो थोड़ा यूनिक है भाई, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। कोल गैस क्या है? गैस का कोल गैस, ये हो गया अपने सबके साथ।
इसमें कुछ भी हमको यूनिक नहीं लगा, बस हमको कोल गैस यूनिक लगा, है ना, गैस का। अब रिवर्स करो, जैसे गैस और ठोस क्या हो सकता है, देखो देखिए गैस और ठोस क्या हो सकता है, गैस और ठोस क्या हो सकता है, धुआं। ठोस क्या है इसमें, धूल के कण, ये भी कोई यूनिक बात नहीं है। अब ठोस और द्रव्य क्या हो सकता है, देखो देखिए चीनी भी है, ठोस, ये भी कोई यूनिक बात नहीं है, क्योंकि ठोस अपनी चीनी भी ठोस ही है। अब देखो देखें कि गैस और द्रव क्या हो सकता है, ये यूनिक बात है क्या, गैस और द्रव क्या हो सकता है, सोडा वाटर, भाई ये यूनिक बात है, सोडा वाटर हमारे लिए थोड़ी सी नई बात है। ये हो गए अपने, और प्रोड्यूसर गैस भी, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण, 2-3 उदाहरण हो गए, हम तो क्वालिटी से ध्यान रखेंगे। द्रव और गैस के तौर पर, तो ये था अपना पूरा सेगमेंट। अब समय है क्या, वैसे ही पढ़ चुके हैं अपन, समझ चुके हैं, राउंड फिगर में समझ चुके हैं, पर 1 बाय 1 पढ़ना भी तो अभी, हाँ समय ही अपने पास, पढ़ सकते हैं अपन। जैसे मिश्रण के प्रकार, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी गुणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, समांगी, चीनी का जल में विलयन, नमक का पढ़ रहे पता हमको। और विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी गुणों को अलग अलग दिखा जा सकता है, जिनके प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान नहीं होते। विषमांगी मिश्रण जैसे जल व तेल का मिश्रण, रेत व जल का मिश्रण, है ना, थोड़े अलग रहते हैं। अब देखो ये विधियां, रवाकरण क्या होता है, इस किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। अच्छा, ठंडा करके ठोस में बदलना, तो ये तो वो हो गया पानी का बर्फ बदलना, तो यहाँ बर्फ बना दो, चीजें चित्र से अच्छी ध्यान होती है। क्यूब, आइस क्यूब, अपने बर्फ क्यूब बना दिया हमने, क्यूब तो ये होता है वैसे, क्यूब बनाना चाह रही थी मैं, क्यूब बनाना चाह रही थी मैं, ठीक है, हल्का हल्का तो बन ही गया, हल्का हल्का तो बनी। इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों या संगठनों का पृथक्करण किया जा सकता है। ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों का संगठन होता है। इस विधि में मिश्रण को उपयुक्त विलायक में घोल कर गर्म करते हैं, फिर छानते हैं। इस विधि में मिश्रण को उपयुक्त विलायक में घोल कर गर्म करते हैं, फिर छानते हैं, तत्पश्चात ठंडा करते हैं। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ रवा के रूप में जम जाता है, जिसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, मान लो पानी में पहले घोला, शक्कर घोली, फिर गर्म करा, है ना, तो शक्कर वाला पानी मीठा पानी बन गया, फिर उसको मीठे पानी ठंडा होने, मान लो चाय बन गई, चाय को ठंडे होने के लिए रखा, फिर मान लो शक्कर नीचे जम गई, ऊपर भाप हो गई, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। हमको तो बस समझना है, इस वजह से पूरा मैंने आपको ये उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करी। ठीक है, ठोस होने पर शुद्ध पदार्थ रवा बन जाता है। चीनी और नमक के मिश्रण को एथिल अल्कोहल में घोलकर 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इसी विधि से अलग करते हैं। चीनी और नमक को आप अलग कर सकते हो, चलो चाय ही है, चीनी और नमक, चीनी और नमक के मिश्रण को, ठीक है। तो हमको तो बस ये पता करना है कि रवाकरण क्या है, रवाकरण पता करिए। अब इनका एक उदाहरण लें तो ले सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और समुद्र जल से रवाकरण करने में तथा अशुद्ध नमूने से फिट कर पृथक करने में सीधी का उदाहरण दे दो, बस रवाकरण की विधि पता चल गई। अब उदाहरण ले लो, समुद्र का जल और अशुद्ध नमूने से फिट कर पृथक। देखो ये जो मैंने क्यूब बनाया, इसमें मान लो ये क्यूब है, कोई एक खांचा है, एक खांचा है, मतलब क्यूब है नहीं, खांचा, एक खांचा है, मान लो बॉक्स है, लोहे का बॉक्स है, उसमें आपने समुद्र का जल भर रखा है और बहुत सारी फिटकरी डाल रखी है, समुद्र का जल और बहुत सारी फिटकरी डाल रखी है। पता नहीं अब ये क्या बनेगा, आप इस लंबे समय तक कैसे बढ़ा रहेगा। तो ये अपने कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए हमने कुछ एक ट्रिक ईजाद कर ली। अब ठीक है, तो इस बॉक्स से आपको सारी चीज़ें हो जाएगी, इसके बाहर जाना चाहो तो जा सकते हो, ना कोई जरूरी नहीं, है ना, परिभाषा हो जाएगी, उदाहरण हो जाएगा, और बस इसके बाहर अगर जाना चाहो तो वही अपने 75 डिग्री वाला, और एक और ये अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों या संगठनों का पता किया जाए। इस विधि के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों या संगठनों का, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को भी अपन अलग कर सकते हैं, है ना। 75 और अकार्बनिक बताना चाहो तो 75 और हिंदी और गणित ये अलग रखो साइड। आज से मेरी बस खत्म करते हैं, नोट्स बनाने अपने को, तो वही पढ़ेगा, थोड़ा सा पढ़ने के नोट्स बनाते। इस विभिन्न संगठनों को पर्याप्त तंत्र हो। देखो अब नोट्स बनाने का टाइम हो गया, अब तो लिखने का टाइम है, लिखना ही पड़ेगा अब हमको। ये नया लिखा, ठीक है, क्या क्या पढ़ा बताओ ज़रा। कुछ विधियाँ पढ़ी, है ना, यहाँ कुछ विधियाँ पढ़ी मिश्रण के कुछ प्रकार पढ़े, है ना, यहाँ पे विधियाँ हैं, यहाँ पे मिश्रण के प्रकार हैं, और ऊपर पता नहीं क्या पढ़ा।
यौगिक पढ़ा और क्या पढ़ा, यौगिक और ये अपना धातु धातु उपधातु, ठीक है। तो ये धातु धातु उपधातु है और ये अपना यौगिक। ये इस तरीके से हमने पूरा पेज पढ़ा है। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए।